नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुशना सिंह। तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के प्रेम प्लाजा से। यहाँ पर कुछ ही देर में शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर पहुँचने वाले हैं। प्रेस वार्ता रखी गई है। 7 साल कंप्लीट हो गए हैं बीजेपी को। 7 साल में क्या कुछ बदलाव आया, क्या कुछ उन्होंने खास कार्य किए हैं, उसको लेकर प्रेस वार्ता रखी गई है। तो तस्वीरों में हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। 7 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने ये तय किया कि हम सरकार ने 7 साल में जो काम किए उनको जनता के पास भी लेकर के जाएंगे और हमारा जो कार्यकर्ता है वो सरकार में मुख्यमंत्री जी तक पहुंचकर भी अपने अपने क्षेत्र की बात कहेगा, अपने क्षेत्र में हुआ। उसी क्रम में राज्य के हमारे मंत्रीगण उनकी पत्रकार वार्ताएं हमने तय की हैं। उस सिलसिले में आज हरियाणा के शिक्षा मंत्री चौधरी कमलपाल जी हम सब में से सबके परिचित हैं, निरंतर उनका आना जाना रहता है। आज करनाल में मीडिया के मित्रों से रूबरू होने के लिए, आप सबके सवालों के जवाब देने के लिए 7 साल में 7 कमाल हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमारी सरकार ने किए हैं, उनका विवरण देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मंच पर हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे विधायक महोदय, हमारी मेयर महोदया, स्थानीय सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर विराजमान है, उनका भी स्वागत। और मैं आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से कहूँगा कि मंत्री जी के स्वागत में 2 वाक्य आप भी कहें और उसके बाद मंत्री जी आप सबसे रूबरू होंगे। अभी यहीं पे आएंगे शिक्षा मंत्री साहब जिले में पधारेंगे। इस 7 कमाल की प्रेस वार्ता में हमारे सरकार के शिक्षा मंत्री परम आदरणीय श्री कमलपाल सिंह गुर्जर जी, हमारे प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय भाई वीरेंद्र चौहान जी, हमारे इंद्री से विधायक आदरणीय श्री राम कुमार कश्यप जी, हमारे शहर की महापौर आदरणीय बहन रेणुबाला गुप्ता जी, हमारे डिलोखेड़ी से पूर्व विधायक आदरणीय भाई भगवान दास वीरपंथी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि भाई संजय बटला जी, मेरे साथी जिला में महामंत्री सुनील गोयल जी, राजवीर शर्मा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे जिला के पदाधिकारी, मैं सभी प्रेस के मीडिया के सभी बंधुओं का मैं यहाँ आज की इस प्रेस वार्ता में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि वो आज की इस प्रेस वार्ता को माननीय मंत्री। आदरणीय अध्यक्ष जी, विधायक जी, पूर्व विधायक जी, मेयर मैडम, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, हमारे वक्ता साहब और सभी पत्रकार भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारे 27 तारीख को, आने वाली 27 तारीख को हमारे 7 साल पूरे होने वाले। और जब जनता ने सरकार सौंपी तब नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी कि हम आपको हिसाब देंगे, टाइम पे आपको हिसाब देंगे। तो आज में 7 साल लगे। वैसे तो जब 600 दिन थे तब भी हमने हिसाब दिया, 700 दिन हुए तब भी हिसाब दिया, और आज 7 साल होने पर भी हिसाब देने के लिए आपके बीच में आए। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो परिवर्तन है वो एक परिवर्तन है हरियाणा में, कि जब हमारी सरकार बनी तो उस समय हरियाणा में एक अविश्वास था इस प्रकार का कि किसी को भी जो रोजगार मिलेगा वो योग्यता के आधार पर नहीं मिलेगा। उसको अगर रोजगार मिलेगा तो उसको सिफारिश से मिलेगा, उसको अगर रोजगार मिलेगा तो उसको पैसे के दम पे मिलेगा, लेकिन उसको उसकी काबिलियत से रोजगार नहीं मिलेगा। तो इस बात को मैंने कायम किया हरियाणा की जनता के बीच में, हरियाणा के युवा के बीच में, कि आपको अगर रोजगार मिलेगा, आपको कोई नौकरी मिलेगी तो वो आपको पैसे से या सिफारिश से नहीं मिलेगी, बल्कि आपको काबिलियत के आधार पर मिलेगी। अगर आप में काबिलियत है तो दूसरा एक अविश्वास था डेवलपमेंट का, मतलब
लोगों के मन में था कि डेवलपमेंट का मतलब है तो जहाँ सरकार का प्रतिनिधि है वहाँ तो डेवलपमेंट होगी, और वहाँ भी उसकी डेवलपमेंट होगी जो मुख्यमंत्री के नज़दीक का आदमी है, पिछले टाइम में ही रहा है। और आपने देखा कि जब हमारी सरकार बनी उससे पहले पूरे हरियाणा में इस बात की चर्चा थी कि डेवलपमेंट तो कहीं एक दो जगह जहाँ है वहीं होगी डेवलपमेंट, बाकी जगह डेवलपमेंट नहीं होगी। तो जब माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, और हमारी सरकार बनी कि हरियाणा एक हरियाणवी एक, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहीं भी इस प्रकार का नहीं किया कि कहीं विकास नहीं होगा। अगर हमारा विधायक नहीं भी चुन के आया तो हमने कहा कि जनता के प्रति हम जवाबदेह हैं, उस जनता का भी विकास का काम हम वहाँ भी करेंगे। और आज 7 साल लगे और आपके सामने है कि आज कोई भी इलाका ऐसा नहीं है कहने वाला कि भाई मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार की गड़बड़ की है कि भाई कर्नाटक का तो विकास करा दिया या इस साइड का विकास करा दिया, हमारा विकास नहीं किया। तो आज सारा हरियाणा ये मानता है कि मुख्यमंत्री जी बिल्कुल निष्पक्ष रूप से सबके लिए काम करें। इसी प्रकार से जो किसान की बात है, किसान के लिए जो काम किया, अब जिस प्रकार से फसलों की खरीद की बात थी, और 2 फसलें हैं, गेहूँ और धान है, उसको तो सारी सरकारें खरीदती है, सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदती है, लेकिन उसके साथ साथ 9 फसलें और खरीदने का काम किया। ऐसा मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी सरकार ने किया नहीं जिस प्रकार का हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। और उसके साथ साथ सुधारों की जो शुरुआत की, बिजली की बात थी, जब पहली सरकार बनी तो पहली सरकार ये बात कह के आई थी कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन उसके लिए प्रयास कुछ भी नहीं। जब सरकार बनी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं इसके लिए करना है कि मेरा गाँव जगमग गाँव, एक योजना चलाई, और उसमें हमने शुरुआत की कि बिजली के मीटर बाहर निकलेंगे, तारे बदलेंगे, ट्रांसफार्मर बदलेंगे। और आज आपके सामने है कि 5200 से ज़्यादा गाँव ऐसे हैं जहाँ 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। और अब एक ट्रेंड चेंज हो गया, अब ट्रेंड ये भी है देश का कि आपको पैसा सेंटर से उनको मिलेगा जो सही काम कर रहे हैं। पहले क्या था कि इस चीज़ को माफ़ कर दो, उस चीज़ को माफ़ कर दो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिजली में सुधार के साथ साथ एक और भी काम किया। उन्होंने कहा कि माफ़ किसी का कुछ नहीं करेंगे, आपने जो बिजली फूक रखी उसके तो पैसे दोगे। लोगों ने कहा ठीक है। उसने कहा जितना सरचार्ज है, जो फाइन है, वो सारा माफ कर देंगे, लेकिन आप केवल जो खर्च कर रखा आप वो दो, ताकि लोगों में आदत बढ़नी चाहिए। बिल पे करो, बिल पे करना शुरू कर दिया। चोरी बंद करो, चोरी करना बंद कर दिया लोगों ने। इसी के साथ इसी प्रकार से कोऑपरेटिव का, दूसरे बैंकों का पैसा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ठीक है, हम कर्जा सारा माफ नहीं करते हैं, लेकिन हम जितने भी आपके ऊपर पेनल्टी लगी हुई है, जितने भी जुर्माने लगे हुए हैं, जिसमें भी आपके पास ब्याज लगे है, वो सारा ब्याज छोड़ देंगे, सारी पेनल्टी छोड़ देंगे, हम आपसे कुछ नहीं लेंगे। आपने जो पैसा ले रखा वो तो दो। किसानों ने भी उसको स्वीकार किया। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज तक कोई सरकार भी किसानों के लिए इतना बड़ा काम नहीं कर सकी। हमने 1000 करोड़ से ज़्यादा किसानों का माफ कर दिया। हमने उन बैंकों को भी ठीक रूप से चलाया, वो भी ठीक रूप से चल रहे, क्योंकि वो भी उन्हीं लोगों के बैंक है। अगर कोऑपरेटिव बैंक खराब होगा तो जनता के लिए समस्या होगी। हमने वो भी ठीक किया और साथ साथ में हमने किसान का भी बहुत बड़ा लाभ किया। दोस्तों, हमने जो किसान को राशि दी जाती थी, हमारे से पहले 6000 रुपये देते थे। आज भी पूरे हिंदुस्तान में अगर किसान की फसल खराब होगी तो उसको 8000 दिए जा रहे, लेकिन हम एक ऐसे प्रदेश है जो किसान को 12000 रुपये देने का काम कर रहे हैं। और पहले हमारे से पहले अगर आपकी 50% फसल नष्ट होती थी तब मानते थे कि खराबा हो गया, उसको खराबा शब्द प्रयोग करा, खराबा हो गया, अब उसको उसकी मदद करने की जरूरत है। लेकिन हमने उसको घटा के 33% कर दिया। भाइयों, इसी प्रकार से हमने फसल बीमा योजना चलाई। हालांकि जो हमारे विपक्ष में उन्होंने उसका बड़ी आलोचना की, केवल 2.5% देना पड़ेगा और हमने उसका बीमा कराया 40,000 का। अगर आपकी गेहूं या धान नष्ट हो गया तो आपको 350-400 रुपये देने और उसके बाद 40,000 रुपये आपको मिलेंगे। अगर आपकी सब्जी है तो 30,000 आपको मिलेंगे। बड़ा शोर आपने सुना भी होगा विपक्ष का कि भी हमने कंपनियों के लिए कर दिया। हमने कंपनियों को, जो किसान ने कंपनी को दिया वो 900 करोड़ रुपए है और जो किसान को मुआवजा मिला वो 2900 करोड़ रुपए है। आप कहोगे बीच का गैप सरकार ने दिया, उसके बावजूद भी कंपनियों को 200 करोड़ का घाटा पड़ा उसमें। लेकिन ठीक है, वो जब काम करते हैं कहीं घाटा भी पड़ता है, कहीं नफा भी होता है, लेकिन किसान को उससे लाभ हुआ। इसी प्रकार से हमने एक विविधीकरण होना चाहिए फसल, हमने उसके लिए प्रयास किया कि भी बाग लगना चाहिए। और हमने एक टारगेट रखा कि हम अपने कार्यकाल में 3 गुना जो है वो जो
बागवानी जो है वो 3 गुना करेंगे। आपके यहाँ करनाल में यूनिवर्सिटी बनी और उसके लिए हम प्रयासरत हैं। ऐसे ही पशुपालन के लिए मतलब किसान सब जगह से मजबूत हो, केवल गेहूं दान से नहीं, वो और जगह भी, क्योंकि पशुधन मेन है। हरियाणा में दूध का उत्पादन बहुत अच्छा है और पशुओं के प्रति बड़ा लगाव भी है। तो उसके लिए भी सरकार पिछले 7 साल में 53,300 पशुपालक जो हैं उनको 733 करोड़ रुपए देने का काम सरकार ने किया। तो इस प्रकार से सारे, और इसी प्रकार से फसलों का भुगतान की बात है। सरकार ने निर्णय लिया कि जब भी किसान फसल डाल देगा तो हम 72 घंटे के अंदर अंदर उसको पेमेंट करके देंगे, और हमने वो पेमेंट शुरू कर दी। अगर पेमेंट नहीं होगी तो उस पर ब्याज देंगे, तो ब्याज देना हमने शुरू कर दिया। इसी प्रकार से गन्ने के रेट की बात है। अब हरियाणा का रेट शुरू से गन्ने का सबसे ज्यादा है, लेकिन अब की बार कई जगह स्टेटों में चुनाव है, उन्होंने काफी बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन हमने उसके बावजूद भी आज भी हमारा रेट 362 है। और 362 आज पूरे देश में सबसे ज्यादा जो है वो मार्क। हमारी जो फूल है, जो फल है, जो सब्जियां हैं, वो ठीक तरीके से बिक सके, इसके लिए किन्नौर में हमने मंडी बनाने का काम किया और 7,000 करोड़ रुपया उस पर खर्च करने लगे। इसी प्रकार से पिंजौर में हमने किया, और इसी प्रकार से हमने जो हमारा सब्जी का काश्तकार था, जो हमारा फल का काश्तकार था, उसके लिए 52 भरपाई होगी। आपने 7 साल पहले कई बार आपके अखबार में छपी होगी, आपकी टीवी में दिखाया होगा कि टमाटर आप सड़कों के ऊपर डाल दिया, आलू सड़कों के ऊपर डाल दिया, लेकिन 7 साल में आपने कहीं एक घटना भी ऐसी नहीं है कि किसान ने आलू, गोभी या टमाटर सड़क के ऊपर डाल दिया। हमने उसका रेट निश्चित किया कि ये रेट है, अगर इससे कम आपका बिकता है तो आप जे फार्म कटवा लो, वो जे फार्म हमारे पास लेके आ जाओ, और बीच का जो गैप है वो हम आपको देंगे, आपको नुकसान उठाने की जरूरत नहीं। और आज उसका आप दे रहे हैं, ज्यादा आपको मिलते हैं तो फिर आप ठीक है, आप ज्यादा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पानी की बात है, हरियाणा में पानी की कमी है, तो उसके लिए भी हमने प्रयास किया, टेल तक पानी चढ़े। प्रदेश में ऐसे स्थान भी है जहां 39 साल के बाद 39 साल के बाद हमारी सरकार में टेल तक पानी पहुंचा। लेकिन हम केवल बात करने वाले नहीं, हमने एक नारा दिया कि मेरा पानी मेरी विरासत, और नारा देके माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों से कहा कि जहां पानी बहुत नीचे है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप यहां दान न लगाओ। लेकिन जो हमारी विपक्षी पार्टियां थी उसने उसकी बड़ी आलोचना करी, दूसरे कुछ लोगों ने उसकी आलोचना करी। तो माननीय मुख्यमंत्री ने जाकर उनसे अपील की, और आपको जान के हैरानी होगी कि 1 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पे जो खेती कर रहे थे उन किसानों ने वादा किया कि नहीं मुख्यमंत्री जी, आप हमारी भलाई के लिए बात कर रहे हैं, हमारे लिए अच्छी बात कर रहे हैं, तो हम उसके लिए आपके साथ। इसी तरह डिप इरिगेशन की बात की, हमने कहा कि डिप इरिगेशन का इस्तेमाल करो, पानी कम से कम लगे, ताकि पूरा हरियाणा का कोई जमीन भी ऐसी ना हो, 1 एकड़ जमीन भी ऐसी ना हो जिसमें पानी ना लगे। हमने कहा 80% पैसा हम देंगे, आप डिप इरिगेशन शुरू करो और आप इसके लिए काम करो, तो पैसा हम देंगे, लेकिन ये पानी चाहो तो पानी बचना चाहिए। इसी प्रकार गांव में आप तालाब देख रहे थे, आपने उसका देखा कि तालाबों में जिस प्रकार से पानी खड़ा था, और बहुत बड़ी दिक्कत उससे गांव में बीमारियां भी फैल रही थी और पानी भी खराब रहता था। उसके लिए भी हमने एक आयोग का गठन कर दिया जो उसमें साफ सफाई भी कर रहा है, जहां उससे समस्या का वो भी समाधान होगा। वही सिंचाई के लिए अब आजकल सारा का सारा सिस्टम जो है कंप्यूटराइज सिस्टम जो है, हमने उसका लाभ उठाया और हमने 500 ऐसी सेवाएं जो ऑनलाइन हमने कर दी। उनके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, आप लोग तो खैर इसके विद्वान हैं, आप तो अपने मोबाइल से सारा कुछ चेक कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जिनको इस प्रकार की नॉलेज नहीं, बड़ी संख्या में ऐसे लोग। तो इसके लिए मैंने अटल सेवा केंद्र खोलने का काम किया, और कोई भी आदमी वहां जाने की बजाय वो अपने गांव में ही वहीं चेक करा सकता है और उस योजना का लाभ ले सकता है। इसी प्रकार नौकरियों की बात, अब जब भी नौकरी थी तो उस टाइम फार्म भरने के लिए सबको जाना पड़ता, लेकिन हमने एक ऐसा पोर्टल कर दिया, आप उस पर रजिस्टर्ड कराओ और उस लेवल की नौकरी जो भी निकलेगी आपको दोबारा फार्म भरने की जरूरत नहीं, उस योजना की नौकरी है तो आप उसमें कभी आपने पहले देखा होगा कि जब किसी को भी काम होता था तो गांव में से गाड़ी लेके जाते थे माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलने के लिए, मुख्यमंत्री जी मिलते थे या नहीं मिलते थे, परेशान हो गए थे। लेकिन अभी सरकार ने जब सरकार बनी तो सरकार ने सीएम विंडो चलाया और सीएम विंडो ने कहा कि आप यहीं से एप्लीकेशन डाल दो,
मुख्यमंत्री की वेट नहीं करने की जरूरत आपको होगी, मुख्यमंत्री जी मीटिंग बैठे, आप यहीं से डालो, मुख्यमंत्री इसको चेक करेगा। और अभी तक 7 लाख लोगों ने सीएम विंडो डाली, जिसका निपटान करने का काम सरकार डाली तो ज्यादा, लेकिन 7 लाख ऐसी है जिनको हमने निपटाने का काम किया। और अगर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बाद में बैठ के मिनटों के हिसाब लगा के देख लेना कि कितने मिनट में बैठता है। अगर एक मुख्यमंत्री 7 एप्लीकेशन ले तो मेरा ख्याल का 7 लाख एप्लीकेशन ही ले सका था, लेकिन इतना बड़ा काम हमारी सरकार ने काम करने का। हमने ऑनलाइन ट्रांसफर करने की बात की कि कर्मचारी के हिसाब से करें। मेरे याद है जब मैं विधायक था तो मैं ये बात कहता था, तो जो उस टाइम सत्ता के लोग थे वो मेरे से कहते थे कंवरपाल किस प्रकार की बातें हैं, अगर ये हमने सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया, सिस्टम में कर दिया, इसकी पॉलिसी बना दी, तो फिर हमारे पास कौन आएगा? लेकिन हमारा उद्देश्य था लोगों की सेवा करना, क्योंकि आप देखते हैं कि पहले हमारे से पहले यहाँ क्या था, लड़ाई चौधर की होती है। मतलब जो एक कैंडिडेट लड़ा था वो कहता रो चौधर कहाँ आवागी, रोहतक में आवागी, एक कहता चौधर कहाँ आवागी, भिवानी में आवागी, एक कहता चौधर कहाँ आवागी, सिरसा में आवागी, एक कहता चौधर कहाँ आवागी, हिसार में आवागी। लेकिन 7 साल में चौधर गायब होगी, चौधर की बात करने वाला कोई नहीं। आज अगर सरकार है तो सरकार की ड्यूटी है सेवा करना, सेवा करने के लिए काम कर रहे। वो सारे के सारे जो सबक थे जिस प्रकार के, वो सारे के सारे आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से आज है समाप्त होते जा रहे। अंत्योदय के लिए काम करने के लिए सरकार ने जिस प्रकार का काम किया, आज नौकरियों में सरकार ने कहा कि जिसके परिवार में आज तक कोई नौकरी मिली नहीं है, हम 5 नंबर उसको फालतू देंगे ताकि उसको भी एक मौका मिलना चाहिए। सरकार ने पहले जो थी गरीबी का वो थी 1,20,000, सरकार ने बढ़ाएगा 1,80,000 कर दी कि 1,80,000। और अब सरकार ने योजना बनाई कि जिन लोगों की आमदन 50,000 से कम है, हमारा टारगेट ये है कि आने वाले साल में हमने उनको 1,80,000 तक लेके जाना। अब हमने फैमिली आईडी बना दी और फैमिली आईडी में सारा कुछ कर दिया। आप उसमें कोई बताने की जरूरत नहीं, जिसकी भी आमदन 1,80,000 से कम है, चाहे उसको नौकरी देने की बात है, चाहे उसके कहीं बच्चे स्कूल में पढ़ाने की बात है, चाहे उसको अंत्योदय की ना इसका आयुष्मान की बात है, हम उसके इलाज कराने की बात है, उसका मकान बनाने की बात है, तो सरकार ने एक निश्चित कर दिया कि हमारी प्राथमिकता जो है उसके लिए जो सबसे गरीब आदमी है उसके लिए हम काम करेंगे। उसके लिए सरकार ने काम करना शुरू किया। कोरोना काल में आपने देखा जिस प्रकार सरकार ने काम किया और जिस प्रकार से उसको कंट्रोल किया आपके सामने। हालांकि जो शोर मचाने वाले थे उन्होंने खूब शोर मचाया, लेकिन आपके सामने जिस प्रकार से कंट्रोल किया। और अगर कोई भी गरीब व्यक्ति दाखिल हुआ तो उसको 7,000 देने का काम किया। और दुर्भाग्य से अगर कहीं इस प्रकार की घटना है कि किसी की मृत्यु होगी तो उसको भी 2 लाख देने का काम किया। विवाह सगन योजना जो है वो हमने जो 51,000 थी उसको बढ़ा के 71,000 करने का काम किया। गरीब की मकान की मरम्मत है उसके लिए भी हमने 80,000 देने का काम किया। अभी मैं आपको एक और बात करना चाहूँगा कि अभी हमने सुपर 100 के नाम से एक योजना शुरू की अभी कुछ सालों से। पिछली बार हमारे 23 बच्चे जो थे वो IIT में उनका एडमिशन है और वो 23 बच्चे सरकारी स्कूलों के थे। अब की बार हमारे 26 बच्चों का IIT में एडमिशन है। आप पत्रकार हैं, मेरा ख्याल है समाज में सबसे ज्यादा जागरूक लोग आप, क्योंकि आप हर प्रकार के लोगों से मिलते हैं। जितनी नॉलेज आपको होती है शायद इतनी आम आदमी की होती नहीं। तो आप स्वयं इसकी जानकारी ले सका कि हमारे से पहले कितने बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में से IIT में जिनका एडमिशन हुआ। लेकिन आज उनकी कोचिंग की व्यवस्था हमने की और आज आपके सामने है कि ऐसे 26 बच्चे हैं जिनका IIT में एडमिशन हुआ और वो इतने गरीब है कि अति गरीब है। मेरे ख्याल से उनमें से जो सबसे समृद्ध लोग हैं वो ऐसे हैं जिनके पास आधा एकड़ जमीन है, नहीं तो ज्यादातर ऐसे हैं जो खेत मजदूर हैं या किसी की कोई रिक्शा चलाता है या कोई जुत्ती तक काटने का काम करता है। लेकिन आने वाले टाइम में मैं उम्मीद करता हूं कि वो IIT इंजीनियर नहीं बनेंगे, शायद IAS और IPS भी वो बनेंगे। हम उनकी प्रतिभा को दिखा के लेकर आते हैं, क्योंकि उनकी प्रतिभा केवल उनके लिए नहीं, उनकी प्रतिभा देश के लिए। तो इसका काम करने का हमारी सरकार ने जिस प्रकार से काम किया वो अपने आप में बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही उसका लाभ जो है वो सारे के सारे समाज को है। खेल नीति जिस प्रकार से हमने बनाई और जिस प्रकार से उसमें किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं है और उसके परिणाम भी आज खेल नीति के आपके सामने आने लग गए और आप देख रहे हैं जिस प्रकार से पूरी दुनिया में पहले हमारा जो सम्मान था, हमारी जो पहचान थी वो खेती थी। हरियाणा का आदमी कहीं जाएगा तो उसका था कि खेती करने वाले लोग,
उसके बाद हमारे नौजवान बच्चों ने हमारी पहचान बढ़ाई खेल में, और बढ़ दी के कुश्ती के बड़े माहिर बने। अब तो दूसरे और खेल उनमें माहिर बन गए। लेकिन अब की बार 58 जो हैं वो हमारे बच्चे सिविल सेवा सिलेक्ट हुए, तो हम केवल उसके माहिर नहीं हैं, इसके भी माहिर है। सिविल सेवा में भी हम जाने वाले माहिर हैं। हमारा हम सर्वांगीण विकास में, और जो अभी मैंने IIT की बात की वो भी सारा की सारी बात मैंने आपके सामने रखी। तो ये सारा का सारा, और हमने उसके लिए प्रयास भी किया। मेरे याद है अभी कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी, तो बात यह है कि जो बच्चे ओलंपिक में दे रहे हैं उनको 5 लाख रुपए सरकार दे, बाद में 5 लाख वापस ले लेगी। तो माननीय मुख्यमंत्री लेके गए वापस क्यों ले लेंगे, दे ही दो ना, वो अपने पूरे खुले मन से तैयारी कर लेंगे। और अगर सरकार ने ये किया तो उन्होंने पूरे देश में हमारा जो नाम रोशन करने का काम किया, वो अपने आप में एक जबरदस्त काम उन्होंने किया। जहाँ तक पेंशन की बात है, आपके सामने है कि जहाँ कांग्रेस की सरकार में 1000 पेंशन थी, आज 2500 रुपये पेंशन दे, और हमने उसका सिस्टम बना दिया। रोज रोज कहने की जरूरत नहीं, हमने कह दिया कि इसमें 250 रुपये हम बढ़ाते रहे, और वो 250 रुपये बढ़ते रहे। ये तो कई टाइप की अलग अलग है, तो मैं आपके सामने है कि जिस प्रकार से सरकार ने काम किया वो सारा आपके सामने है। इसी प्रकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आप हर बार सुनते थे कि बड़ी भारी गड़बड़ उसमें होती है। आप जिस प्रकार से कंप्यूटरकरण उसका कर दिया, तो अभी मेरे पास कंप्यूटर वो जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली बढ़ाया है, तो वो मेरे तेरे कह रहे थे कि ये पंखा चलाना ये हमारा नुकसान कर देगा। अब तो उसमें भी उनको चिंता होती है कि पंखे की वजह से भी उनका नुकसान होता है, ठीक ठीक तुलना चाहिए। तो ऐसे सारे के सारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बहुत बड़ा एक आंदोलन था। हालांकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारे यहाँ से शुरू हुआ, लेकिन कोई इस पे गौरव की बात नहीं, क्योंकि गलती अपने सबसे बड़ी कर रखी थी। लेकिन गलती को सुधारने में जो काम सरकार का भी प्रयास है, मैं आपका भी समाज का भी मानता हूँ, तो आपने भी समाज ने मिलकर जो काम किया वो लाजवाब। प्रति व्यक्ति आय के मामले में हरियाणा आज बड़े स्टेटों में नंबर 1 है। हमारी 2,26,644 रुपये प्रति व्यक्ति आए। तो आज हम जितने भी बड़े स्टेट हैं उनमें सब में हम नंबर 1 है। और आज सबसे अच्छा काम जो है हरियाणा में रहा। और भाइयों आपके सामने अभी तो काफी पुरानी बात है कि MP की, अब मैं आपको कहूंगा तो आप कहोगे बहुत दिन बनेंगे, लेकिन कांग्रेस के टाइम में 10 साल तक चलता रहा। 10 साल तक काम नहीं है, जब हमारी सरकार आई तब बढ़े। इसी प्रकार से जो हमारे सैनिक हैं उनके लिए जो राशि थी वो 20 लाख थी, हमने उसको 20 लाख को बढ़ा के 50 लाख कर दिया। और इसी प्रकार से एस्पिरेशिया में उनको नौकरी देने की बात थी। तो मेरे अब एग्जैक्ट तो याद नहीं, पर लेकिन लगभग 300 के करीब ऐसे हैं, 289 शायद है एग्जैक्ट। तो इतने लोगों को हमने एस्पिरेशिया में उनको नौकरी देने का काम किया। हमने पहला एयरपोर्ट है SR में, एयरपोर्ट बनाने का काम किया। इसके साथ और भी बहुत से काम सरकार ने अपने इस कार्यकाल में करने का काम किया। मुझे इस बात का गौरव है कि हमें एक ऐसे सूर्य मुख्यमंत्री मिले जिन्होंने देश के लिए प्रदेश के लिए काम किए, वो अपने आप में लाजवाब है। हमने किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए, चाहे ईजिंग ऑफ डूइंग बिजनेस है जहाँ हमारा 14वां स्थान था, आज हम पहले स्थान। यानी कि हमने सबके लिए सर्वांगीण विकास तब होगा जब सबके लिए काम होगा। तो काम करने का काम हमारी सरकार ने किया। तो मुझे इस पे बहुत खुशी है। और मैं आप सब लोग आए तो इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपका धन्यवाद। आपने तो साथ नारायण एक मिनट, प्रिंट के मित्र भी बैठे होंगे कुछ ना, तो उनको भी अवसर देना चाहिए। मुझे लगता है सरकार के साथ कमाल गिनवा दिए, करनाल में भी कुछ कमाल हुए हैं, जो बेफिजूल पैसा जो है खर्च हुआ है वो कमाल भी गिनवाएंगे। जो चल रहा है वो बंद पड़े हैं, 15 लाख की दीवार खड़ी कर दी जाती है, एक करके कृपा करके। मंत्री जी सुपर 100 की आपने तर्ज पर मॉडल संस्कृति स्कूलों को खोला गया, लेकिन अभी तक अभिभावकों के आरोप सामने आ रहे हैं कि जो व्यवस्था टीचरों की होनी चाहिए थी, अध्यापकों की, वो ही नहीं हो पाई, और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो उनका रुख यदि दूसरी तरफ। आपका धन्यवाद है। ये दोनों पॉइंट छूट रहे थे मेरे डिपार्टमेंट के अधूरे तो चाहे कॉलेज खोलने की बात है, हमने एक योजना बनाई कि हम 20 किलोमीटर के अंदर कॉलेज, कोई भी विद्यालय है वो 20 किलोमीटर से दूर
पढ़ने के लिए नहीं जाएगी। हमने स्टाफ कॉलेज खोले, मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जिसने 10 साल में 30 कॉलेज खोले, तो ये काम किया। दूसरा आपने भी जो पसंद किया कि आपने संस्कृति मॉडल स्कूल खोले, हमारे से पहले 22 संस्कृति मॉडल स्कूल जो थे खोले थे, लेकिन हमने 114 खोले। मैं ये नहीं कह रहा कि 114 खोलने के बाद तुरंत सारा कुछ एकदम सिस्टमेटिक हो जाएगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा, टाइम तो लगेगा। हमारा पूरा प्रयास है कि आने वाले टाइम में 1 साल में सारा का सारा जो टीचर है सारी उसकी जरूरत है वो सारी पूरी करेंगे। और अब की बार हमारे जो स्टूडेंट है वो 3.5 लाख स्टूडेंट हमारे पास बढ़े, इसकी वजह से तो हमारे पास संख्या बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेजी से भाग रहे हैं। 75 पार का आपने नारा दिया था, लेकिन टमाटर 75 पार चला गया। आपने कहा कि टमाटर सही रेट पे होगा, लेकिन 75 पार टमाटर बिक रहा है। नहीं, देखिए टमाटर के बारे में कोई भी सरकार नहीं घोषणा कर सकती है किस रेट पे होगा, लेकिन महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। सवाल है सर, महंगाई बढ़ रही है, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट महंगा। उत्तर तो देने दीजिए ना, प्रश्न करने के बाद उत्तर का उनका अधिकार, उसका उपयोग करें। टमाटर का रेट कभी भी ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कई बार वो 2 रुपए किलो भी होता है, कई बार 100 रुपए किलो होता है, जैसी भी बात होती है जितना उत्पादन होता है उसका। और जहाँ तक आपने पेट्रोल की बात की, तो अगर पिछली सरकारों के साथ हमारी तुलना कर ली जाए, जो पिछली सरकारों के टाइम में रेट हुए जो हमारी सरकार ने दी, तो आप निश्चित तौर से एक बार सारे रेट आपकी में एक्साइज ड्यूटी 7% बढ़ी है। आप स्वयं ये तो करेंगे कि हमारा उसके बावजूद, और जहाँ तक पेट्रोल का रेट है, पेट्रोल का रेट अब सरकार नहीं बढ़ाती, उसके लिए एक संस्था बना दी, और वो संस्था कांग्रेस के टाइम में बनी थी। जिसने निर्णय लेना था उसका बढ़ाना घटाने का फैसला उसने लेना था, वो कांग्रेस के टाइम में बनी, हमारे टाइम में नहीं बनी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि गलत बनी, मैं उसके समर्थन में उस टाइम भी था कि ठीक है उसको इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, तो वो इंडिपेंडेंट संस्था है, वो उसका निर्णय लेती है, सरकार उसका निर्णय। कांग्रेस के राज में तो 1-2 रुपए बढ़ते थे, लेकिन अब तो 100 रुपए बढ़ जाते हैं। कम से कम खाद तो क्या इस बात पे सहमति हो सकती है कि एक समय में एक व्यक्ति को प्रश्न भी नहीं आता? कम से कम खाद तो अभी भाई साहब ने पूछा कि खाद तो उपलब्ध कराना, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कांग्रेस की सरकार थी तो हर साल बुलाए। ये पहली बार है जब महसूस किया गया कि खाद की थोड़ी सी कमी है, लेकिन हम गारंटी के साथ कहते हैं जब भी किसान फसल बोएगा उसको खाद की कमी बिल्कुल भी कहीं भी आने नहीं देंगे, और खाद पर्याप्त है, लेकिन एक घबराहट पैदा कर दी गई है, इसलिए व्यक्ति बार बार सोचता है कि मैं जल्दी ले लूं। हालांकि उसने चाहे गेहूं तो 15 दिन बाद बोनी, लेकिन उसका डाई रखे लेके पहले रख दूं ताकि नहीं फायदा लेने कम ना हो। इस प्रकार से जल्दबाजी है, लेकिन खाद की कांग्रेस की सरकार को गए 7 साल हो चुके हैं, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कल ही कांग्रेस की सरकार गई है, 7 साल से आप सत्ता में है। हर चीज से अगर आप ये कहेंगे कि 7 साल में क्या चीज नहीं, मैं उनकी देखो उनका जिक्र तो करना पड़ेगा ना, जिन्होंने 7 साल में खड्डे तो भरे होंगे आपने। हमने खड्डे नहीं भर दिए, हमने जो कुछ बताया आपसे हमने सारा कुछ कर दिया। लेकिन जब कांग्रेस पसंद करती है तो मुझे उसकी बात तो करनी पड़ेगी उसके टाइम में। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके टाइम में ब्लैक होगी मैं ब्लैक करवाऊंगा, मेरे टाइम में ब्लैक नहीं होगी, मैं तीन उपलब्ध कराऊंगा, मेरी ड्यूटी। सर शिक्षा के क्षेत्र में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आपसे। अर्बन एरिया से मैं आता हूं, अर्बन एरिया के जो बच्चे हैं वो अब प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूलों की तरफ जा रहे हैं, क्या इससे भविष्य में आपका नुकसान हो सकता है? नुकसान क्यों होगा सर? सरकार जो प्राइवेट स्कूलों के सेक्टर है, आपने अगर मेरा शिक्षा मंत्री बनने के बाद कुछ दिन के बाद अगर बयान पड़ा होगा तो जब आपने पूछा था तो मैंने कहा कि आप कैसे मानते हैं, तो मैंने उससे कहा था कि आज टाइम 40% बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और 60% बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में। मैं अपने आप को सफलता मानूंगा अगर 50% बच्चे सरकारी स्कूल में और 50% बच्चे प्राइवेट स्कूल में हो। अगर मैं 10% बढ़ाने में सफल रहा तो मैं मानूंगा कि मेरा कार्यकाल सफल है, और अगर मैं उसमें सफल नहीं होता तो फिर सर एक प्रश्न हो रहा है। सर एक प्रश्न, सुपर 100 की आपने बात की है, विंडो की बात की आपने, सीएम विंडो तीसरे नंबर पर खिसक गया है। और दूसरा एक मेरा सवाल है, रोजगार अगर काबिलियत के हिसाब से मिल रहा है, एक तरफ बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, उसके बाद ट्यूशन लगाता है, उसके बाद कोचिंग लेने दिल्ली जाता है, और वहीं दूसरी तरफ वही बच्चा एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है जहाँ पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है, तो वो एग्जाम क्लियर कैसे करेगा? उसके लिए क्यों नहीं सुझाव किया गया सर? देखिए, जिस परिवार में नौकरी नहीं है, ये पहली बार हमने किया, क्योंकि जिस परिवार में नौकरी नहीं मिली तो निश्चित तौर से पीछे रहे, तो हमने उसको 5 नंबर देने का काम किया, हमने किया। तो बात कर हाँ आप कह रहे हैं ये देखो सारी चीजों को नहीं कर सकते, कंट्रोल के सारा कोड कहाँ पड़ा कहाँ नहीं पड़ा उसके नंबर ये तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हमने जो गरीब आदमी था उसके लिए व्यवस्था की है। सर पिछले अभी आप तो आगे की बात की
तो हमने निश्चित तौर से उसके लिए प्रयास किया। जो बच्चा 80% से ज़्यादा नंबर लिया था, हमने ऐसे बच्चों को इकट्ठा किया, उनका टेस्ट किया। हमें जो लगा कि जो बच्चे में ज़्यादा प्रतिभा उनको अपने कोचिंग कराने का काम किया, उसी का परिणाम है कि 26 बच्चे आए। सर पिछली सरकारों में 70 साल से लोक सरकार नौकरी दी जाती थी, वहाँ सर पैसे लिए जाते थे, पहले आप फ्री नौकरी दी जा रही है, ये सर नुकसान नहीं है आपका? जवाब सर क्या आप नौकरियां फ्री में दे रहे हैं? देखिए नहीं, नुकसान नहीं। जो जनप्रतिनिधि चुना जाता है वो सेवा करने के लिए चुना जाता है, डाके मारने के लिए नहीं चुना जाता। अब पहले कुछ लोगों ने ऐसा फैसला कर लिया था कि अगर चुन लिया तो अब सारा कुछ गड़बड़। लेकिन वर्तमान सरकार को, मैंने चौधरी की बात आपसे पहले की, आज चौधरी की सरकार नहीं, आज सेवा की सरकार है। नूरलाल जी की सरकार जो है सेवा की सरकार है। और जो बच्चे हैं, जिस प्रकार से पिता का भाव अपने बच्चों के प्रति होता है, सरकार का भी भाव पूरे प्रदेश के बच्चों के प्रति वैसे ही होना चाहिए। और वैसा ही भाव हमारे माननीय मुख्यमंत्री का, हमारी सरकार। कंवरपाल जी, 11 महीने हो चुके हैं, 11 महीने हो चुके हैं, किसान आंदोलन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि रास्ता साफ कर दिया जाए। राकेश टिकैत ने टेंट हटा लिए, कहा कि रास्ता देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो दिवाली है, टेंट धो के वापिस लगा देंगे। सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सरकार उसके लिए काम करती है और निश्चित तौर से रास्ता खुलवाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा कोर्ट का आदेश है उसका निश्चित तौर से पालन किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने लगाए रखे, विपक्ष ने आरोप लगाया कि पहले तो हर उपचुनाव में बीजेपी के तमाम मंत्री नेता वहां पर जाते थे, लेकिन इलाहाबाद में बहुत कम बीजेपी मंत्री नेता जा रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि कहीं उनकी गाड़ियों के शीशे न तोड़ दिए जाए। बहुत कम जा रहे हैं। इलाहाबाद का इलेक्शन टाइट चल रहा है। तो अगर वो शीशे तोड़ देंगे तो फिर ये बात आपको बार बार कहनी चाहिए ना। आप तो अपने उस पर बार बार उनका पक्ष ले रहे हैं। नहीं, पक्ष नहीं लेते, बता रहे हैं कि इस तरह की बात अच्छा, एक बात तो मैं यही प्रश्न करना चाहता हूँ, अगर शीशे तोड़ता है तो क्या खतरनाक नहीं है? बिल्कुल गलत। क्या लोकतंत्र के लिए खतरनाक नहीं है? क्या प्रदेश के लिए खतरनाक नहीं है? मैं दावे के साथ कह रहा कि ये लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है, ये प्रदेश के लिए भी खतरनाक है, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी खतरनाक है। क्योंकि अगर इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो निश्चित तौर से आने वाले टाइम में जो इंडस्ट्री है बिल्कुल नहीं आएगी। पंजाब के हालत खराब होने का कारण सबसे बड़ा ये है कि वहाँ आतंकवाद आने के बाद इंडस्ट्री नहीं आई, और जो थी वो इस आंदोलन के बाद वहाँ से खिसकने लगी। तो क्या वैसे ही यहाँ पे बनाना चाहेंगे? अगर हरियाणा ने तरक्की करी तो इसलिए तरक्की करी कि हमारे पूर्वज अच्छे थे, उनका व्यवहार अच्छा था, इसलिए दुनिया भर की दृष्टि हरियाणा में। तो हमने उसके बारे में चिंता करनी चाहिए। अगर हमारा व्यवहार अच्छा हो तो इंडस्ट्री आएगी, तो हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश सर, क्या इस साल बच्चों को नई शिक्षा नीति के अनुसार पढ़ाया जाएगा? सर, इसकी सुपर 100 की आपने बात की। यहाँ करनाल में सेंटर है, वहाँ से हमने कवरेज भी की थी। वहाँ आप कंपटीशन तो छोड़िए, सिलेबस भी बच्चों का कंप्लीट नहीं हो रहा। जिस कंपनी को टेंडर दिया था वहाँ से टीचर ही नहीं आ रहे हैं। और आप कह रहे हैं सर IAS अधिकारी बनेंगे, आप कह रहे हैं कि कल को IAS अधिकारी बनेंगे बच्चे। सर, जो यहाँ सुपर 100 सेंटर है, 10 मिनट की दूरी पे है, आप वहाँ बच्चों से बात कीजिए। पेरेंट्स रो रहे थे वहाँ उसकी। मैं उसका पता भी कराऊंगा, लेकिन हमारे 26 बच्चे अगर IIT में सिलेक्ट हुए इसका मतलब 10,000 सर वो सर 10,000 नहीं 10,000 नहीं थे, बिल्कुल भी 10,000 IIT के लिए नहीं। देखिए 10,000 के बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल से, हमारे पास 10,000 बच्चे नहीं थे, हमारे पास 100 ही बच्चे हैं। कोई मंत्री जी, मिड डे मील बंद है। चलो बहुत नहीं, मिड डे मील कोई बंद नहीं है, कब से शुरू हो जाएगा? तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल के प्रेम प्लाजा से, जहां पर शिक्षा मंत्री आज यहां पर पहुंचे, उनसे बातचीत करी, उन्होंने प्रेस वार्ता रखी और सारे अपने कार्य बताएं कि पिछले 7 सालों में उन्होंने क्या कुछ खास किया है करनाल के लिए और हरियाणा के लिए। आप सब बताइए कि आप इससे कितना सहमत हैं, क्योंकि अगर उन्होंने बेहतरीन चीज़ें पॉजिटिव वे में बताई हैं, लेकिन नेगेटिव वे में भी काफ़ी कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने इतने साल राज किया है, उनके जब उनका टाइम था तब पेट्रोल के दाम इतने कभी नहीं बढ़े जितने अब बढ़ चुके हैं। 103, 104 हमने कभी सोचा भी नहीं था कि पेट्रोल का रेट इतना बढ़ जाएगा। LPG के दामों की बात की जाए तो वो भी इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। उस बारे में कुछ कहा नहीं है शिक्षा मंत्री, शायद उस बारे में बताना भूल गए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है, क्या सच में बीजेपी ने कांग्रेस से ज़्यादा अच्छे कार्य किए हैं, क्या बेहतर कार्य किए हैं? क्योंकि महंगाई इतनी कभी पहले नहीं बढ़ी है। आपके क्या कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।